करूं ओके एंड टुडेज टॉपिक व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी बोलो पोलराइजेशन के पहले हमने एनर्जी लॉस होता है क्यों कैपेसिटर्स को जोड़ने से वो देखेंगे कितना लॉस होता है वो देखेंगे होता ही है वो भी करेंगे देन पोलराइजेशन करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को अपन को पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर्स होता है जिसमें चार्ज अंदर होता है उसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड जो हम लोग लगाते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड कितना कम हो जाता है कितना कम हो जाता है के टाइम्स तो अब के टाइम्स कम हो जाता है तो क्यों कम होता है कितने प्रकार से डायरेक्टिव्स होते हैं मेनली मोटा मोटी और मेजर पोलराइजेशन अगर है तो हम पोलराइजेशन को कैसे मेजर करेंगे ठीक है तो वो आज का हमारा मेन टॉपिक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे हम लोग दो कैपेसिटर्स को जोड़ें तो एनर्जी लॉस होता है ठीक है तो वो कैसे जरा देखते हैं हमारे पास में दो कैपेसिटर्स हैं तो दो कैपेसिटर्स को ऐसी देखो कैपेसिटर्स का शेप कुछ भी हो सकता है मैंने आपको जो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दो स्फेरिकल कैपेसिटर्स लिया हुआ है जिसमें चार्ज कैपेसिटेंस कितनी है C1 और C2 इनिशियल चार्ज कितना है कैपिटल Q1 और Q2 जब हमने इसको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद इसके पास में चार्जेस कितने आए से स्मॉल Q1 एंड स्मॉल Q2 ठीक है अभी इनिशियली इसकी पोटेंशियल V1 और इसकी पोटेंशियल V2 ज्वाइन करने के बाद डायग्राम अलग बना लूं तो ज्यादा अच्छा है तो चलिए ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में हम यहाँ पर कैपेसिटर्स को और दो गोला ही तो बनाना है चलो बना लिया यहाँ पर चार्ज Q1 स्मॉल Q2 हो गया C1 C2 नहीं बदलता है लेकिन हाँ पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है जब वो स्टेडी स्टेट होती है आपने पिछले एक्सप्रेशन में पिछले क्लास में आपने कॉमन पोटेंशियल निकाल भी लिया था कितना है रे बेटा दैट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C1 C2 कॉमन पोटेंशियल आ गया अच्छा जोड़ने के पहले क्या दोनों कैपेसिटर्स के पास एनर्जी थी हाँ ना बाबा थी ना कितनी थी इनिशियल एनर्जी कितनी थी बेटा जोड़ने के पहले तो बोलेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई फाइनल एनर्जी बताओ फाइनल एनर्जी बताओ बताओ हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर दोनों का पोटेंशियल तो सेम था ना था या नहीं तो अब आपको क्या करना है what is the change in the energy that is equal to U initial minus U final बस और क्या तो ये इनिशियल एनर्जी कितनी है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर है ना बेटा V का वैल्यू मालूम है V का वैल्यू मालूम है निकाले थे ना क्या था वही जो वैल्यू अभी निकाले थे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 अब उसका स्क्वायर भी करने का तो आप एक काम करो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ क्या रहेगा बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर देखो ये दोनों कट गया ये दोनों कट गया अब बचा क्या देखो क्या मिला हाफ C1 V1 स्क्वायर हाँ हाफ तो सब में कॉमन ही लगता है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर देन माइनस करो ना क्या आ गया इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा एलसीएम पहले ही ले लो यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ क्या आएगा इधर इसको स्क्वायर करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 V1 C2 V2 the whole divided by C1 plus C2 C1 C2 हमेशा क्या होता है बेटा C1 C2 हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कैपेसिटेंस किसी भी सब्सटेंस का
उसका नेगेटिव कैसे होगा बेटा, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा चलो इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो और इसको बताओ, ये हाफ को रखो बाहर। अब C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस बताओ C1 C2 V स्क्वायर। बताओ अब नेक्स्ट, फिर C1 C2 दैट इज यहाँ पर पहले आया ये V2 था ना, तो ये V2 का स्क्वायर आया, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, क्या आ रहा है, ब्रैकेट खोलो, क्या आया, माइनस C1 V1 स्क्वायर, फिर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2। हाँ कौन सा, अरे बाबा C1 C2 V1 V2 चारों है, आपस में मल्टीप्लाइड है। हाँ क्या होगा, ये वाला ये C2 V2 का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, C1 प्लस C2। बेटा देखो यहाँ ये C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर कहाँ चला गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास बचता क्या, आपके पास बचता क्या है, देखो यहाँ पर ये C1 V1 स्क्वायर और ये C1 V1 स्क्वायर कटा, देन C1 C2 और कहाँ गया ये C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर कट गया, ठीक है। बचता क्या है सर, यहाँ पर दूसरा चीज कट गया, यहाँ पर आपको C1 C2 इंटू ये आ गया V1 का स्क्वायर। बेटा फाइनली यहाँ पर बचता क्या है आपके पास, देखिए सभी में C1 C2 कॉमन है, हाफ भी कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 बचा, द होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 बच गया कि नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही सही कर लेना। अब क्या बचा, ये बचा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 C2 हमेशा क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। अच्छा अब आपके पास में यहाँ जो बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बचा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर लिखो या V2 माइनस V1 द होल स्क्वायर करो, अरे स्क्वायर कर लिया तो उसका मतलब पॉजिटिव। अच्छा तो मुझे क्या मिला, एक खास बात, C1 इज पॉजिटिव, C2 इज पॉजिटिव, C1 प्लस C2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 द होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, the change in the energy which is equal to the initial energy minus the final energy हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या निकला कि initial energy is greater than the always greater than the final energy. That means there is always a loss of एनर्जी। हमेशा ऐसा कुछ होता है कि जब भी दो कैपेसिटर्स को आप जोड़ दो, जब भी दो कैपेसिटर्स को आप जोड़ दो तो इसमें हमेशा एनर्जी का नुकसान होगा। कितना होगा वो भी हमने निकाल लिया, कितना होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, समझ रहे होगा, एनर्जी का नुकसान होगा, राइट। जब भी दो कैपेसिटर्स को, हाँ चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होगा, ठीक है। चार्ज कंजर्व होने के बावजूद आपको एनर्जी का नुकसान होता है। इज दिस क्लियर? देखो इसमें आप लोगों को 3 स्टेप्स में, हर डेरिवेशन का 3 स्टेप्स लिखाऊंगी, 3 स्टेप्स। इसका 3 स्टेप्स क्या है, इसका 3 स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। हमने क्या करा, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद स्टेप नंबर 2, फाइंड इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। स्टेप नंबर 3, बोलिए, स्टेप नंबर 3, फाइंड change in the energy, that is U initial minus U in final, it comes out to be positive, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी का नुकसान होता है। हर आपके डेरिवेशन के पास 3 स्टेप्स या 5 स्टेप्स जो भी रहेगा वो रहेगा। आपने निकाला था ना, पहले भी हम लोगों ने क्या निकाला था
कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? स्टेप नंबर 1 बोलो, किसको याद है? स्टेप नंबर 1 To find the potential, to find the charge and then divide them. या फाइंड द चार्ज, फाइंड द पोटेंशियल, देन डिवाइड, खत्म हो गया। ठीक है, गॉस लॉ में भी मैंने 3 स्टेप्स बताया था आपको। गॉस लॉ के 3 स्टेप्स क्या थे? गॉस लॉ से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का, एक बार डेफिनेशन से फ्लक्स निकालना, दूसरा गॉस लॉ से निकालना, तीसरा स्टेप दोनों को Equate them. और फाइंडिंग द फील्ड। बस, तो ऐसे मैंने 3 स्टेप सभी का बना के दिया हुआ है। तो आप लोग जब भी डेरिवेशंस लिखोगे देखो कितना आसान हो गया। 3 स्टेप जब भी किया, या किसी में हो सकता है 4 स्टेप 5 स्टेप, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं सारे को बैठ करके बना चुकी हूँ सबका, तो यू ऑलवेज नो हाउ टू गेट द बेस्ट। ठीक है, तो डेरिवेशन को रटने का प्रोग्राम खत्म। ठीक है, आपको लिखना जरूर है लेकिन लिखना नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना, खत्म हो गया। ठीक है, इसमें ये काम इतना बड़ा डेरिवेशन था लेकिन हमने क्या किया, चलो वापस जाते हैं। इसमें क्या देखा? सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स थे, दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज अलग अलग थे, दोनों का साइज अलग अलग था, जिसकी वजह से क्या अलग हो गया? दोनों में कैपेसिटेंस अलग है तो पोटेंशियल अलग, क्योंकि चार्ज भी अलग अलग था। फिर हमने क्या किया? दोनों को कनेक्ट क्या? कहानी से बताओ, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्योंकि जब भी कोई चीज एक बड़े पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, दूसरा लोअर पोटेंशियल में, तो चार्ज को जब कनेक्ट कर देते हैं वायर से, किसी भी चीज को, दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, तो दोनों में चार्ज फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या इस दौरान चार्ज कंजर्व होता है? जवाब दो। चार्ज कंजर्व होता है? यस, चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, जब चार्ज कंजर्व हुआ तो हमने क्या देखा? इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। हमने उससे क्या निकाला? इसमें वो स्टेप मैंने कल ही कर दिया था, लेकिन डेरिवेशन में आपको कॉमन पोटेंशियल भी निकालना है ना। तो क्या कंजर्व करवाया हमने? चार्ज। बोला ना, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज को सेम Q1 प्लस Q2, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 शुड बी इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। इससे कॉमन पोटेंशियल निकल गया। एक बार कॉमन पोटेंशियल निकल गया, हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी? कैपेसिटर्स का याद करना पड़ेगा ना। बहुत सारे 3 फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। कौन कौन से 3 फॉर्मूला थे? याद करो। हाफ CV स्क्वायर, दूसरा हाफ Q स्क्वायर बाय C, वेरी गुड, तीसरा हाफ QV। वेरी गुड। तो ये 3 फॉर्मूलाज में से हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एनर्जी का? हाफ CV स्क्वायर, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों मालूम है। तो हमें क्या करना है? डिफरेंस इन एनर्जी निकालना। देखो, इनिशियल एनर्जी ज्यादा, हमें क्या दिखाना है कि एनर्जी का नुकसान होता है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल एनर्जी माइनस द फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी हमने निकाल लिया। तो निकालने से हमें क्या पता चलता है कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा था। दैट मींस जो माइनस करके जो रिजल्ट निकला वो पॉजिटिव वैल्यू निकली, वो पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या बता रहा है आपको? इससे इनिशियल एनर्जी ज्यादा था और फाइनल एनर्जी कम था। तो जिसकी वजह से क्या हो गया? कुणाल? एनर्जी का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गई सबको? मतलब हमेशा आप स्टेप्स में तोड़ो और वो स्टेप्स को अपने आप से बोल के समझो कि भाई इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा क्यों हुआ, कहानी जैसे इससे बातें करो, है ना। तो थोड़े से आपको पागल लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको इसका इमेजिनेशन करना। एक बार आपकी थ्योरी पक्की हो गई, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स या कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम्स बनाने में आसान हो रहा है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स में कराती हूँ तो बनता है क्योंकि थ्योरी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आज का क्या है? आज हमको पढ़ना है नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स जो है हमारे पास, वो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, ताकि उनका जो चार्ज जो रहता है ना, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ। 2 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है पोलर, नॉन पोलर, और एक होता है पोलर। कितने प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स हैं? 2 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स हम
जानते हैं। पहला कौन सा है? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा Non-polar. हमारे पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने नॉन पोलर को पहले लिया हुआ है। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक मिनट इसको मैं बड़ा करती हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो है अनपोलराइज तरीके में, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। दिख रहा है ना? एक मिनट इसको मैं टिक करती हूँ। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या है? जब खाली पड़ा है वो, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने नहीं लगाया। ठीक है, ध्यान रहे, ये वाला कब स्थिति है? ये अनपोलराइज्ड, यानी कि इसके ऊपर हमने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाई है। बोलो मेरे साथ, क्या नहीं लगाया है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने इसके ऊपर नहीं लगाया। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटम। एटम नहीं, मॉलिक्यूल। एटम का ऑक्सीजन का वो नॉन पोलर होता है, उसके अंदर में कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे के ऊपर में होता है। और जब हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाल दिया, क्या किया हमने? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाल दिया है। चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज नहीं है बेटा, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में इसको डाल दिया। जस्ट एक मिनट, यहाँ प्रिंटेड था ना, तो एक्सटर्नल अगर हम लोगों ने फील्ड के अंदर इसको डाल दिया तो क्या करता है? तो फील्ड तो ऐसे बनी, ये देख ऐसे बना फील्ड, हमने इसके अंदर डाल दिया डायरेक्ट्रिक के अंदर। तो ये जो दिशा से ऑपोजिट दिशा में एक और फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। समझ गए? तो एक फील्ड जो डेवलप होगा, वो फील्ड किस तरीके से डेवलप होगा? एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। फील्ड की दिशा मैंने गलत ले ली, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं देगा, फील्ड की दिशा ऐसी है इस केस में। तो पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या बताया आपको? पॉजिटिव चार्ज को क्या बताया था? वो फील्ड की दिशा में जाता है, अपने आप को बिठा लेता है। और नेगेटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज क्या करता है? फील्ड के ऑपोजिट दिशा में अपने आप को ठहरा लेता है। तो यहाँ ये जो अंदर चार्ज पड़ा है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो चार्ज पड़ा है, तो क्या वो अपना फील्ड नहीं करेगा क्रिएट? ये एक्सटर्नल फील्ड कौन लगाया रे? हमने लगाया। कौन लगाया है इस फील्ड को? हमने लगाया। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर में एक और फील्ड क्रिएट हो जाती है। कौन क्रिएट कर रहा है? जो मॉलिक्यूल जो है ना, उसका अपना पॉजिटिव चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज है ना? तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, जो हमने अप्लाई किया ना, उस फील्ड के ऑपोजिट में एक और फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो कुल मिला के सब्सटेंस के अंदर, किसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर दो फील्ड लग गई, एक हमने लगाई, एक हमने लगाई, एक उसके मॉलिक्यूल्स ने बनाई। तो कुल मिला के ये दोनों फील्ड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, कम कर रहे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी फील्ड बन रहा है ना, वो फील्ड कैसे होगा? जो हमने लगाया उससे कम आएगा। तो इसका मतलब जो अंदर सब्सटेंस के अंदर की फील्ड, देखो कॉमन सेंस लगा के देखो, सबको आ रही है बात समझ में? ये फील्ड हमने लगाई, सॉरी काला से बताती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। एक जो ब्लैक वाला जो फील्ड लगाया उसको हमने लगाया, और ये जो ब्लू वाला पैदा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो सब्सटेंस के अंदर, किसकी वजह से? जो सारे जो मॉलिक्यूल जो प्लस माइनस हो गए हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो कुल मिला के क्या हो जानी है? फील्ड को कम हो जानी है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया? मैंने यहाँ पर नॉन पोलर सब्सटेंसेस के बारे में बताया, जिनकी अपनी पोलैरिटी नहीं होती, अपनी पोलैरिटी नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स का मैंने डायग्राम निकाल के रखा हुआ है। कहाँ गया ये है अमोनिया। अमोनिया की क्या खास बात होती है बेटा? यहाँ देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है ना? कितना है अमोनिया का फॉर्मूला? क्या है? NH3 के जो मॉलिक्यूल्स है कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो आपको कुल मिला के ये दिखेगा कि इसकी अपनी जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, एक जगह आपका पॉजिटिव एंड और दूसरा उसका नेगेटिव एंड होगा। अगर मैं इसकी पोलैरिटी इस प्रकार से निकालूं
तो ये तीनों का पॉजिटिव मिला करके यहाँ नीचे और ये नेगेटिव रहेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमने लगाया नहीं है, फिर भी इसकी पोलैरिटी है, एक तरफ पॉजिटिव आ गया और दूसरा तरफ नेगेटिव। पहले वाले में क्या केस में क्या हुआ था, जब हमने कोई फील्ड नहीं लगाई थी, ध्यान दीजिएगा, जब हमने कोई फील्ड नहीं लगाई थी तो उसकी अपनी कोई फील्ड नहीं बन रही थी। उसकी फील्ड कब सामने आई, जब हम लोग लगाए तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने आप को अरेंज कर लिए। ए पॉजिटिव तो जा फील्ड की तरफ, मैं नेगेटिव फील्ड के ऑपोजिट जाके बैठ जाऊंगा, तो ये लोग भी अपना फील्ड क्रिएट कर लिया। एक्सटर्नल फील्ड था, ये लोग अपना फील्ड डेवलप कर लिए। कब, जब हमने लगाया। ये तो अपने आप में फील्ड क्रिएट करके बैठे हुए। कौन कौन, पोलर वाले। नॉन पोलर वाले अपने आप बिना एक्सटर्नल फील्ड के नहीं क्रिएट कर रहे थे, ये कौन क्रिएट कर रहे हैं, ये पोलर वाले। खुद पे उनके पास में अपनी पोलैरिटी है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, देखो दूसरा वाला जो दिख रहा है वो क्या है, वो क्या है, दूसरा वाला जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन वाला, ये वाली, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या खास बात दिखाई दे रही है यहाँ पर, बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको पता क्लोरीन, देखो ऐसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल वैसे भी हाइड्रोजन से बड़ा होता है, ठीक है, और उसके पास में चार्ज भी ज्यादा है ना। चार्ज किसके पास में, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, क्या चार्ज ज्यादा है, क्या चार्ज ज्यादा है कि चार्ज उतना ही। चार्ज अगर मैं बोलूं तो न्यूट्रल जो चार्जेस नहीं होते, मतलब इसमें एक डेवलप हो जाता है, कौन सा, एक नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के पास में एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन के पास थोड़ी सी पॉजिटिव। तो अगर मैं मॉलिक्यूल कंसिडर करूं HCl का, क्या वो पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर पोलर। नॉन पोलर कैसे होगा, नॉन पोलर में दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर में क्यों ऐसा होता है, बचपन में पढ़े हो रे बेटा, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर शेयर्ड पेयर होता है, दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी होता है और क्लोरीन का भी होता है। बेटा एक बात का ध्यान रख, दुनिया का नियम है, जो स्ट्रॉन्ग वाला रहता है वो शेयर्ड वाली चीजों का भी अपनी हिस्सा ज्यादा लेता है। किसी का शेयर्ड चीज कुछ है, ठीक है, तो शेयर्ड चीज अगर कुछ होगा, जमीन होगी, जायदाद होगी, पैसा होगा या चार्ज होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो बोलेगा ए मेरा हिस्सा ज्यादा, बोलता है कि नहीं। तो ये क्लोरीन क्यों भैया चुप रहेगा, क्लोरीन क्या बोला, क्लोरीन क्या बोलेगा, मेरे को ज्यादा चाहिए, तो अपनी तरफ मैं ज्यादा नेगेटिव हूँ, इलेक्ट्रॉन को मेरे को तरफ खींच लिया हूँ, तो बन गया नेगेटिव, ले बन नेगेटिव। तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो क्लोरीन का एटम है, उसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गई, थोड़ी सी ज्यादा। अब इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, तो बेचारे हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छी बात है ना, तो उसके पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे मॉलिक्यूल में जब हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लगाई, हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लगाई, तो भी क्या हो गया, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव और क्लोरीन। तो कुल मिला के इस मॉलिक्यूल का एक पोलैरिटी होगी, थोड़ी सी नेगेटिव और थोड़ी सी पॉजिटिव, और ये पोलर इसीलिए कहलाता है। इसका हर मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट होगा, हमने पढ़ा था ना, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था ना, बहुत बड़ी बड़ी बात है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, मैंने बोला दो चार्जेस सेपरेटेड, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बोला था डाइपोल क्या है, तो तुम लोग को क्या बताई थी मैंने, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो दिखा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, लेकिन जितने पोलर, आप अमोनिया को ले लो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लो, या जितने भी पोलर सब्सटेंसेस को ले लो, उनके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगी। हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल बन के रहेगा। क्लियर, ओके। अब बायजूस वाले को थैंक्स बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ना, पिक्चर वहां से, बाकी सभी साइड से निकाली, यहाँ बायजूस लिखा है, बाकी लोगों में साइड से नाम नहीं दिख रहा था, इसलिए इनको थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छी डायग्राम बनाई, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स है साफ दिख रहे हैं, देखो मैं इसको ब्लिंक करके छोटा करके बड़ा करती हूँ, देखा, हाँ, यहाँ क्या दिखा,
इसमें ये भी कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा है। और मान लो कि तुमने एक्सटर्नल चार्ज में कोई फील्ड, अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई, तो भी ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते रहते हैं कि जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव पास पास होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं होगा, उल्टा ये नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, है ना। तो देखो ये वाला नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव, इसके पास ये पॉजिटिव, देखो ये वाली इसके साथ पॉजिटिव, और ये वाली क्या हो जानी चाहिए थी, ये पॉजिटिव है तो थोड़ा दूर हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव है, इधर के बीच में और एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे करके अपने आप को अरेंज करके रखेंगे। अभी हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई क्या? नहीं लगाई। अभी एक्सटर्नल फील्ड हमने नहीं लगाई, अब एक्सटर्नल फील्ड भी लगा देते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड को जैसे ही हमने लगाया, देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है, पॉजिटिव चार्जेस का नेचर क्या कहता है, बोलो। पॉजिटिव चार्ज के नेचर क्या कहता है मानस? वो अपने आप को किस तरफ लेके जाता है, फील्ड के डायरेक्शन में कि फील्ड के ऑपोजिट में लेके जाता है? फील्ड के In the डायरेक्शन में। direction of मुंडी field. ऐसी हो गई, देखो सब पॉजिटिव यहाँ आ गए, देखो आ गए कि ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गए, नेगेटिव बेचारे दूसरे साइड में चले गए। अब आपको पता है ये सारे जो प्लस वाले हैं, सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या ये लोग भी अपना एक एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल फील्ड हो गई, क्या अपना फील्ड ये लोग भी बनाएंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलिए, इनकी अपनी फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, है ना। और बनेगी तो किस डायरेक्शन में बनेगी? मुझे पता है हमेशा फील्ड कहाँ से कहाँ तक बनता है, फील्ड कहाँ से कहाँ तक बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर में जो भी फील्ड बनेगा वो कौन सा वाला डायरेक्शन पे बनेगा? देखो ये डायरेक्शन पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो दिख रहा है सबको, ये दिखा, ये ब्राउन वाला जो लाइंस मैंने बनाया तो इसके ऑपोजिट। तो भैया आपने एक्सटर्नल लगाया, ये वाला किसकी वजह से, ये पोलैरिटी की वजह से बन गई, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। तो कुल मिला के ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे जो आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई कितनी, पता नहीं, यहाँ ई एक्सटर्नल हो गया, है ना, माइनस ई इंटरनल, यानी पोलैरिटी की वजह से जो बनी, ई इंटरनल किस लिए वजह, क्योंकि वहां पर आपकी पोलैरिटी की वजह से बनी, दोनों को माइनस करके वो जो बच जाएगा वही तुम्हारी फील्ड है। आ गई बात समझ में? यस, ठीक है। तो वो फील्ड है क्यों कम हो जाता है ये समझ में आ गया। ई इफेक्टिव का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के क्या है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने यूज किया उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब फील्ड जितना तुमने लगाया, कुणाल, जितना तुमने फील्ड लगाया उसकी कंपैरिजन में कितना गुना कम हो गया, कितना टाइम्स कम हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक। वो जो फैक्टर जितने फैक्टर से कम होता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज द dielectric constant. Absolutely clear? Now actually if you want to define this dielectric constant, that is, हर एक, देखो अभी और एक सिंपल भाषा में और एक समझते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अरे भाई मेजर करने, सब्सटेंस है, सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड को पास होने देगा या नहीं देगा, हो सकता है ना। डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है यानी इंसुलेटर जैसा मटेरियल है, तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, अपने अंदर से फील्ड को पास होने देंगे। पेपर ले लो, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा। माइका ले लो, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी एक्सटर्नल है उसको जाने का परमिशन देगा। समझ रहे हो? उसको मेजर करना है भाई, कितना परमिशन दिया अपने अंदर से जाके जाने के लिए, कितना परमिशन दिया, बोलेंगे ना। परमिशन दे रहा है ना, तो उसको मेजर करोगे ना। फिजिक्स में हर चीज को क्या करना पड़ता है, मेजर, राइट। तो ये जो मेजरमेंट है ना, वही तो है। एयर के लिए क्या लिया अपन ने, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट
नहीं लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे। एप्सिलॉन मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम का परमिटिविटी है ना, कितना परमिशन दे रहा है उसका मेजर। आगे समझ में क्लियर है? आपको इसको एज सिंपल एज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज से दैट। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आ गया। तो के को कैसे लिखते हैं? तो परमिशन कौन ज्यादा देता है? तो बोले एयर में ज्यादा परमिशन होती है, मीडियम में कम होती है ना। दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ गया? यूनिट होगा? नहीं होगा। यूनिट होगा के का? नहीं होगा। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट का होगा, ईआर का भी होगा, दोनों सेम होगा, है ना। तो ये जो है दिस इज द मीनिंग ऑफ के। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is this clear to all of you? Absolutely. Yes. Just 1 minute. Yes, ma'am. Now somebody has written. Ma'am, effective की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल माइनस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही प्रशांत। ओके, अब समझ में आ गया सबको? या सो द नेक्स्ट वन इज, अभी आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, उसके अंदर में क्यों इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है और कितना कम हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी तक हम के पढ़ रहे थे, उस के का मतलब क्या है। आगे बात समझ में? यहां तक का सबको क्लियर है? राइट। अब आते हैं हम लोग जो अगला वाला रहेगा। चलो व्यू को छोटा कर लेते हैं, ये आ गई व्यू छोटी। अब डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज कॉल्ड एज, देखो अभी यहाँ पर इसको डेफिनेशन याद करने के लिए बोला है, मैं डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं रख रही हूँ, मैं सिंपल से चीजें आप लोगों से पूछती जाऊंगी, आप लोग मेरे को बताते जाना। मेरे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल को मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस दिखाया, मैंने इसको पूरी वॉल्यूम ले ली, इसको मैंने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। समझ रहे हो सब कोई? इसको मैंने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक माध्यम से पूरा भर दिया। इसके अंदर में पूरे पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। चलो हम लोग नॉन पोलर भरे कि पोलर भरे? चलो पोलर भर देते हैं। तो पोलर भरे तो हर एक मॉलिक्यूल अपने आप एक डाइपोल मोमेंट लेके बैठेगा, बैठेगा कि नहीं? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है एक एक मॉलिक्यूल का, बताओ? P into 2Q. या डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर मैं पूछूं तो आप लोग बचपन में पढ़े हो, है ना, 1 महीने पहले। हाँ, तो 1 महीने पहले वाला जो बचपन था उसमें आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू कितनी थी? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगर मान लो इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या ये n मॉलिक्यूल्स के टोटल आपके पास n इंटू पी हो जाएगा? टोटल जो मोलारिटी है, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डाइपोल मोमेंट, अगर कोई पूछे टोटल डाइपोल मोमेंट, आपके पास n मॉलिक्यूल्स है तो n इंटू पी हो जाएगा रे बच्चा? n मॉलिक्यूल्स है तो n इंटू पी हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो अगर आपने देखा टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा? दैट इज इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। अब डिफाइन करना है मुझे मटेरियल के लिए, तो क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी दैट मींस क्या आएगा? दैट इज P, कैपिटल P की मैं बात करूं तो कैपिटल P कितने के बराबर होगा? दैट इज टोटल डाइपोल डेंसिटी। इसका मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। कुल मिला के इतना सब कुछ डेफिनेशन याद नहीं हो रहा आपको? सिंपल बताओ, सिंपल में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? जस्ट अ सेकंड, राइट? सिंपल सा डाइपोल मोमेंट बोलूं तो मैंने क्या कर दिया, एक कोई सभी डाइपोल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ले लेना, ठीक?
डाइपोल मोमेंट निकालने के पहले उसकी डेंसिटी तुमको मालूम होगी। चलो डेंसिटी छोड़ दो, मटेरियल मालूम होगा। मटेरियल मालूम होगा तो वह मोल कॉन्सेप्ट लगा करके आप पता कर सकते हो कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गिवन उसका मास। फॉर्मूला अपन लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। हर मॉलिक्यूल अपने आप में पोलैरिटी रखे हुए बैठे हैं। हर मॉलिक्यूल अपने आप में पोलैरिटी, तो डाइपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाल लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। उस डब्बे के अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी टोटल डाइपोल मोमेंट निकल सकती कि नहीं निकल सकती? फिर से सुनो, अगर नहीं समझा होगा तो। मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मेरे पास खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो खूब सारे मॉलिक्यूल्स अगर उसके अंदर में बैठे हुए हैं तो क्या मैं एवोगैड्रो नंबर्स, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी लगा करके कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो निकाल सकती हूँ या नहीं? हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो हमको डाइपोल मोमेंट निकालना बन जाएगा। चार्ज इनटू डिस्टेंस अगर पता होगा तो हम निकाल लेंगे उसको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, हमको ये भी पता है कि हर एक का डाइपोल मोमेंट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा, है ना। जितने भी वॉल्यूम को निकाले उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डाइपोल की आपको क्या मिल जाएगी? डाइपोल डेंसिटी मिल जाएगी। डाइपोल डेंसिटी इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। इज इट क्लियर? डाइपोल डेंसिटी इज कॉल्ड एज, 10 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, ठीक है, ओके। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइपोल? पोलराइजेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं ये पता चल गया सबको? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? राइट, ओके। Yes, सो ma'am. what next? Now we have already studied about the dipole moment and then we have got the definitions of chi. Chi is called as the susceptibility because जितना ज्यादा आपके पास में पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड उतना, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, है ना। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट उतना कम हो जाएगा। So dipole moment depends upon the electrical field which is equal to chi into epsilon naught into E. Chi is called as the susceptibility. You have to learn the definition of chi. ये जो x लिखा हुआ है ना ऐसे डिजाइन वाला x, so this design वाला x is called as the chi. You learn the definition of chi. You understood ना? जितनी पोलराइजेशन होगी उतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगी, है ना, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को बताता है। इज इट क्लियर? ओके, अब आती है मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो मैंने बोला कि एयर इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बोला माइका इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ाती गई और बढ़ाती गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है जो भी आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि लाइव भी साथ में चल रहा है, तो मैं लाइव वालों का चेहरा देख के मैं समझ जा रही हूँ कि हाँ हो गया। आई डोंट नो हु आर द पीपल हु आर सिटिंग इनसाइड, आई डोंट नो whether they are understanding or not। अरे कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने कहा आपको जैसे ही मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड डाल दो तो इसके मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन पे अपने आप को अरेंज करते जाते हैं, बोलो। फील्ड के जो अप्लाइड फील्ड होती है उस अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन पे सारे पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अरेंज करते चले जाते हैं। उन लोगों ने अपनी फील्ड बनानी है, फील्ड को कम करनी है। देखो पहले अगर मैंने कोई नॉन पोलर मटेरियल को लिखा तो इसकी प्लस और इसकी माइनस दोनों एक ही जगह होती है, वो मॉलिक्यूल गोल जैसा होता है ना, प्लस और माइनस एक ही जगह होती है। मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जैसे ही इसको डाला तो इसकी मॉलिक्यूल्स क्या करती चली गई बेटा, ध्यान दो क्या हो रहा है इसके अंदर, सारे प्लस एक साइड और सारे माइनस एक साइड हो रहे हैं। अब सोच के देखो मैंने फील्ड को जो एक्सटर्नल लगा रही हूँ ना दया, बढ़ाती जा रही हूँ और बढ़ाती जा रही हूँ।
तो ये मॉलिक्यूल की साइज क्या होती जाएगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड और प्लस वाला इधर चला जाएगा और माइनस वाला इधर चला जाएगा, कुल मिला के वो लंबा होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा फील्ड लगाया तो सोचो क्या होगा, बोलो। अलग अलग हो फील्ड जाएगा। लगाए तो ये प्लस वाला अलग हो जाएगा और माइनस वाला अलग हो जाएगा, ठीक। और अभी तक ये क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा था भाई? अभी तक ये क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा था? इसके पास फ्री चार्ज नहीं था। आप सोचो कोई भी मटेरियल क्यों नहीं कंडक्ट करता? उसके पास चार्ज नहीं था। अब तो तुमने डाल दिया इतना इतना फील्ड, तोड़ा उसको, इतने सारे पॉजिटिव चार्ज निकाल दिए उसके अंदर, उसी के अंदर इतने सारे नेगेटिव चार्ज है ना। अब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा कि ये कंडक्ट करने लगेगा? फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, टूटेंगे, कुछ भी होगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस भी आएगा और इसके अंदर में क्या हुआ, साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वॉल्यूम थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ही चार्ज, मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसके पास चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है। चार्ज आया, कंडक्टिंग होने के लिए ले चला रे चला, अब मैं करंट कंडक्ट करूंगा, है ना। तो अब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर हमने इतनी फील्ड लगा दी, उसके पास में जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के लगाने पर, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के लगाने पर मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके प्लस और माइनस चार्ज ला लिए। मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके प्लस और माइनस चार्जेस अगर ला लिए तो वो मटेरियल अब नॉन कंडक्टिंग नहीं रहा, अब क्या बन गया? कंडक्टिंग मटेरियल बन गया। तो वो फील्ड, ध्यान दीजिएगा, वो फील्ड, हाँ, जो इसको नॉन कंडक्टिंग से, एक्सटर्नल वाला ना, अंदर बता हुआ नहीं, एक्सटर्नल वाला, जिसको उतना सारा लगाने पर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एक कंडक्टिंग मटेरियल में बदल जाए मॉलिक्यूल्स को टूटने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट अ इलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड without breaking down its insulating property, that is called as the dielectric strength। ध्यान आया? डेफिनेशन में क्या बोला उन्होंने? मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट द मीडियम कैन विथस्टैंड without breaking down its insulating properties is called as the dielectric strength। वो कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? Who will apply? कौन लगाएगा? Who will apply? बोलो। You। कैसे? एक्सटर्नली, ठीक है। लेकिन सेफ्टी है। आपको एक मान लो कि एक कैपेसिटर बनाने के लिए इंजीनियर बन गए हो आप, तो भैया जितना उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, उसका जो भी काम करने की क्षमता, सिर्फ उसके 10% पे काम करोगे सेफ्टी। नहीं तो क्या होगा? हाँ, ये वाली जो चीज है ये उड़ जाएगी। अभी बात समझ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम, हाँ मैम मतलब अगर 10% से ज्यादा अप्लाई किए तो वो मीडियम जो है वो डैमेज हो करने जाएगा। लगेगा। हाँ, थोड़ा खराब होने लगेगा बेटा, तो इसलिए उसको 10% पे रखते हैं ताकि चांस ही ना बने कि आपको वो टूटे, ठीक है। हाँ, और बहुत अप्लाई कर देने पे क्या वो फट जाएगा? बिल्कुल फट जाएगा बेटा। अभी देखो अर्थ में क्या हो रहा है, जैसे एयर इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यस इज मैम। अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जब बिजली कड़कती है तो होता क्या है? एयर बिकम्स कंडक्टिंग, तब तो आ रहा है वो चार्जेस फ्लो हो रहा है ना बेटा। यस मैम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बादल और धरती के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और फील्ड बहुत ज्यादा हो गई। पता, बादल जब कटता है ना
तो फील्ड कितनी होती है? एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता है कितना होता है? एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 10 to the power of 6 वोल्ट पर मीटर के डिस्टेंस पे 10 to the power of 6 वोल्ट। सोचो कितना। तो वो एयर को क्या करेगा? एयर अब नॉन कंडक्टिंग नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? वो कंडक्टिंग बन जाएगा। इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? यस। अब क्या करना, अब आपके पास में, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट, अगला जो है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के पढ़ने के बाद हमको ये बताना है कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसमें हमने पूरा भर दिया अगर डाइलेक्ट्रिक को, तो हमें पता है कि पूरा अगर भर दिया तो k टाइम्स उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पोटेंशियल कितना टाइम्स कम हो जाता है? पोटेंशियल कितना टाइम्स कम हो जाता है? k टाइम्स कम हो जाता है। फील्ड भी k टाइम्स कम हो जाता है ना। चार्ज डिपेंड करता है कि उसके अंदर में बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो हमारे पास में एक और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हो जाती है, वो और क्वेश्चन आंसर्स वेडनेसडे की क्लास में होगी। वो क्या रहेगा बेटा, कि हम लोगों को ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करना है और क्वेश्चन आंसर्स में शिफ्ट करना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों के साथ में रहेगी कि सब लोग क्या करेंगे? रीडिंग करके आएंगे। पीडीएफ तो लिखना ही लिखना है, साथ में चैप्टर की रीडिंग और आपकी फॉर्मूला लिस्ट तैयार होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी मैं फॉर्मूला बीच में आपसे पूछूं, ये तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या रहेगी, सब लोग अपने एक बार चैप्टर को रीड करेंगे और दूसरा जो भी फॉर्मूलाज है उसको अच्छी तरह से याद करके आएंगे। इज दिस क्लियर? राइट, ओके। जिसको रुकना है ना, जिसको बोला गया था वो सारे रुक जाएंगे, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। Yes, hopefully everybody understood. Say yes. यस मैम। यस मैम। Okay, बच्चा लोग, thank you यस so क्लास much. के बाद आना है ना? थैंक यू मैम। हाँ मैम हाँ बेटा, मैम वो जो बायजूस वाला पिक्चर था वो एक बार आप स्क्रॉल कीजिए ना वहाँ तक। हाँ एक मिनट बेटा, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर